चलो शांत रहो। तो पिछले क्लास में कहाँ तक बात हुआ था देखो तो। हाँ सॉल्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे है ना। आए लड़के शांत रहो। चलो उधर इतना क्या बैठ जाती, उधर से दिखता है, इधर बैठना चाहिए ना। चलो शांत रहो। देखो इधर पिछले क्लास में मैंने बात किया था एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, ठीक है। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, तो मैंने बोला था कि एसिड को जब बेस के साथ कंबाइन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब वो जो सॉल्ट फॉर्म करता है वह एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि उसको जब एक्वस मीडियम में डालते हैं तो वो क्या करता है, करंट को फ्लो करता है। मतलब अपने से होते हुए करंट को क्या करता है, वो फ्लो करवाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं सॉल्ट को। अब मैंने देखा था सॉल्ट दो टाइप का हो सकता है, एक तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, एक वीक सॉल्ट। कोई बोलेगा स्ट्रॉन्ग और वीक का डेफिनेशन क्या है, तो जो एक्वस मीडियम में 100% डिसोसिएट करता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलेंगे, जो स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीक सॉल्ट बोलते हैं। अब कैसे समझे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तब मैंने बोला था कि जो सॉल्ट फॉर्म करता है एसिड और बेस से, अगर एसिड और बेस का दोनों कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो उससे बना हुआ सॉल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। या अगर एक कंपोनेंट भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उससे बना हुआ सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब वीक सॉल्ट किसको बोलते थे, जब दोनों कंपोनेंट वीक हो उससे बना हुआ सॉल्ट क्या होता है, वीक होता है। तो एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आए, चलो शांत रहो। देखो इधर देखो, एक तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या दिया है कि 4 ऑप्शन में, आए पीछे वाला सब लड़की सब तुम लोग शांत रहो, कि 4 ऑप्शन में कि वीक सॉल्ट हमारा कौन होगा। आए लड़के आए सुन ले एक बार में, तुम क्या बात कर रहे, तुम मार खाएगी तुम, तो उधर क्या घूमी है, तुम सीधे घूमो ना इधर, गेट को लाओ, गेट को लाओ। तो अब देख ले, बात करते तो भगा देंगे क्लास, समझ लो, शांत रहो चुपचाप। चलो देखो 4 ऑप्शन में से वीक सॉल्ट कौन है, देखो तो गैस करो तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ए बी सी या डी, ऑल ऑफ दिस, ए बी या सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस से बना हुआ है, जो कि एक वीक बेस होता है, और शायद ये हाइड्रोजन साइनाइड एसिड से बना हुआ, जो कि एक वीक एसिड है हमारा, है ना, क्योंकि कार्बन इसमें आ गया है। इसमें से अगर वाटर अगर बाहर निकाल देंगे तो क्या बनने वाला बताओ, तो यहाँ पे अमोनियम साइनाइड बनेगा, जो कि हमारा एक क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा, ये वीक सॉल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों वीक कंपोनेंट से बना हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला करेक्ट। चलो इसको नोट करो तो आगे बढ़ेंगे हम। इस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, से बात है। आप कथी पढ़े ना, एक बात कथी पढ़े बता। देखो लड़की सब बात भी कर रहे हैं, लिख भी रहे, दोनों काम साथ में चल रहा है। लड़का सब पहले बात करता फिर लिखता है, लेकिन बेगे बेगे भी उतारा हूँ। आए आए, तुम तो बहुत पहले आ गया था, बेगा भी उतारा तुम। चलो इसको हटा रहे हैं।
चलो लिखो तो आ गया। ये कलर नहीं दिख रहा, व्हाइट दिखेगा। देखो तो आप दिख रहा, 2 बार लिखे सबको। चलो ये रेड को हटाइए देते हैं अब हम। ये ले ठीक है। ये ठीक है, देखो तो
कहाँ पे हो? उसी का है। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर होगा, तो एलएचएस बराबर होगा, तो आरएचएस बराबर होगा। ये सब पढ़ा चुके हैं। क्या बोलो? कौन काम है बोलो ना। आ रहे रुको। के चलो इसको देखो, तो शांत रहो, देखो इधर। इसको नहीं मिटाएंगे तो देख लो, तो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं आज हम आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। देखो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे एक अलग से नाम दिया गया है। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे नाम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। वहां पर जो निकालते थे के एफ बाई के बी का जो रेशियो निकालते थे उसको क्या बोलते थे हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहाँ पे? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर में। लेकिन अब जो है यहाँ पे हमको आयंस वगैरह मिलता है। क्या मिल रहा है यहाँ पे? आयन मिल रहा है। तो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक नाम दे दिया गया, यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल दिया गया। कोई अलग नहीं है यहाँ पे। जैसे वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे तो उसी को एक अलग से नाम दिया गया है यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आयंस वगैरह हमको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे हम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब जो हमको पढ़ना है आयनाइजेशन कांस्टेंट, वो एसिड के लिए पढ़ना है और किसके लिए पढ़ना है? बेस के लिए पढ़ना है। सॉल्ट के लिए भी पढ़ना है, लेकिन उसको हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे सॉल्ट के बारे में बात नहीं करना है, केवल एसिड के बारे में बात करेंगे और बेस के बारे में बात करेंगे हम। अब कौन से एसिड कौन से बेस के बारे में बात करेंगे? स्ट्रॉन्ग की वीक के बारे में बात करेंगे हम। तो किसके लिए बात करते हैं हम लोग? वीक के लिए बात करते हैं। हमको पता है वीक कंपोनेंट 5% डिसोसिएट करता है, और जबकि जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या उसमें इक्विलिब्रियम आएगा? उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो एसिड के लिए बात करते हैं, तो कौन से एसिड के लिए बात करेंगे हम? वीक एसिड के लिए बात करते हैं, जो कमजोर एसिड हो उसके लिए। अब कमजोर एसिड कौन है? जितना सारा कार्बनिक यौगिक था हमारा, जैसे था वहां पर मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, कार्बनिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, तो उस टाइप का जितना सारा एसिड होगा उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई है। आयनाइजेशन कांस्टेंट उसके लिए ही निकालते हैं। बुक में भी पूछेगा तो उसी के लिए पूछेगा। तुमको बोलेगा फॉर्मिक एसिड के लिए के का वैल्यू तुम बताओ, ठीक है। तुमको सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नहीं पूछेगा, वो बोलेगा सल्फ्यूरिक एसिड तो 100% डिसोसिएट कर जा रहा है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं। तो देखो, तो एसिड के लिए क्या कैसे निकालते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको हम एक्वस मीडियम में डाल देंगे। ये हमारा क्या बताओ तो? फॉर्मिक एसिड, या इसको मिथेनोइक एसिड ही बोलते हैं। इसमें कार्बन आ गया तो कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। जैसे इसको एक्वस मीडियम में डाला तो ये क्या होगा? ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? देखो तो ये HCO- और H+ में, क्योंकि ये पानी में जाने पे क्या बाहर निकालता बताओ तो? H+ बाहर निकालता। देखो अब ये H+ नहीं निकालता, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट रहता है ना वो जनरली निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट रहता है वो वाला हाइड्रोजन क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो HCO- प्लस H+ क्या निकलता है? यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, अब मान लो कि रिएक्शन देखो, यहाँ पे मान लो मैंने बोला 5% डिसोसिएट हुआ। ठीक है, अब मान लो कि ये शुरू में 100 था, ये क्या था शुरू में? 0। ये 0 था शुरू में हमारा। ठीक है, हमको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये क्या होगा? 100 में से कुछ डिसोसिएट करके उधर जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला मैक्सिमम 5% डिसोसिएट हो गया। एक टाइम ऐसा होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड ना, मतलब आगे जाने वाले मॉलिक्यूल का स्पीड पीछे आने वाले मॉलिक्यूल का स्पीड बराबर हो जाएगा, तो हम बोलते हैं ये क्या किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो मैंने कंडीशन लिख दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ दिस HCOOH के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। मैंने पढ़ा है कई बार, ये गुलबर्ग एंड बेगी लॉ मैंने पढ़ा था वहां पे, कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि इस साइड कितना अमाउंट में कंसंट्रेशन, तभी तो आगे बढ़ेगा वो।
जितना ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो मैंने ये गुलबर्ग एंड बेगी के लॉ से मैंने ये टर्म लिखा है। रेट ऑफ बैकवर्ड किस पर डिपेंड करेगा, किस साइड, इस साइड कितना कंसंट्रेशन है हमारा, तो HCO माइनस का कंसंट्रेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन है। यहाँ पे Kb यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, बैकवर्ड कांस्टेंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड निकल गया और रेट ऑफ बैकवर्ड निकल गया। हमको मेनली हमको लेना देना इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो यहाँ पे पहुंचते हैं, देखो तो अब वैसे भी हमको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, मतलब ऊपर में क्या रखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे में क्या रखते हैं हम लोग, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर x या y, मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही लगाते हैं। तो ओवरऑल तुमको यही देखने को मिलेगा। देखो तो H प्लस का कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है हमारा 100, HCO माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा 100, और नीचे में क्या दिया हुआ है HCOOH का कंसंट्रेशन, ये दिया हुआ मिलेगा। तो ये कैसे आया था, देखो यहाँ से आया। रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड को जब बराबर करेंगे हम तो इसका LHS बराबर हो जाएगा, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं RHS बराबर, तो KF इंटू HCOH बराबर क्या हो जाएगा KB इंटू HCO माइनस और H प्लस, ये हो गया। हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए थी, किसका रेशियो होता है, KF बाय KB का रेशियो होता है। तो KF बाय KB का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, तो कुछ ये निकलेगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने किसके लिए निकाला, एसिड के लिए कि बेस के लिए, एसिड के लिए। तो उसका एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं Ka। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, Ka, मतलब ये K मतलब कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट है ये यहाँ पे, A का, एसिड का कांस्टेंट है। तो देखो तो आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर निकालने के लिए बोलेगा एसिड के लिए, तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ रहेगा Ke नो देगा, क्या देगा वहां पे Ka देगा, वो कि Ka का वैल्यू बताओ, तो समझ लेना कांस्टेंट निकालना किसके लिए, एसिड के लिए। और जब बेस दिया हुआ रहेगा तो क्या देगा यहाँ पे Kb देगा वो, ठीक है, Ka और Kb, इतना याद रखना है यहाँ पे। अब देखो तो क्या हुआ, मतलब ये Kb बेस है यहाँ पे, बेस के लिए, Ka एसिड के लिए है, बैकवर्ड है यहाँ पे देखो, तो इसको कैपिटल B कर लेना अपना। ये बैकवर्ड नहीं पूछेगा तुमको, Kb पूछेगा, समझ लो बेस के लिए बोल रहा, ठीक है। स्मॉल b भी ऐसा ही है, लेकिन Kb अगर पूछेगा ना तो बेस के लिए निकालना, ये तुमको नहीं आएगा इसमें। उसको ये पहले बोल देगा आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना बेस के लिए, Kb कोस्ट में दे देगा, तो समझ लेना वहां पे आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है। चलो इसको थोड़ा मूव करके ऊपर बढ़ते हैं। अब ये बताओ तो एक बार, अगर मान लो हमको पता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग टर्म के लिए नहीं निकालते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चप्पर भी अगर निकाल के हम चेक कर लेते, देखो थोड़ा एक मिनट। अगर मान लो इसका कुछ लॉजिक है इसलिए बता रहे, देखो तो यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे ही करके नोट करके मैंने नीचे लिख रहा, देखो तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई एक तो ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो HNO3, ये क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमको पता है इसको जब पानी में डालेंगे हम, तो ये क्या करता है, लगभग 100% क्या करता है, ये डिसोसिएट करता है। तो बताओ कैसे ब्रेक होगा, ये H प्लस में और NO3 माइनस में, ऐसे ही ब्रेक होगा ना, एसिड है तो H प्लस देगा पानी में, ठीक है। अब अगर मान लो ये हमारे पास मान लो इनिशियली कितना था, 1 मोलर कंसंट्रेशन था, मतलब 1 मोल प्रेजेंट था 1 लीटर पानी के अंदर में। कंसंट्रेशन ऐसे निकालते हैं हम लोग, इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलरिटी। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड है 1 लीटर पानी के अंदर में प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इसका, 1 मोलर। इनिशियल 1 मोलर था। बताओ रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो ये कितना होगा, 0। ये कितना होगा शुरू में, 0। अभी मेरे पास मान लो कि डब्बा में रखे 1 मोलर कंसंट्रेशन का कौन, नाइट्रिक एसिड। अब पानी में डालेंगे तब डिसोसिएट करना स्टार्ट करेगा, तो ये इनिशियल फेज हो गया हमारा। अब कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना मिलेगा हमको, 1 मोलर था तो तुरंत पूरा भाग जाएगा, पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमको, 0 मोलर। ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, 1 से 1 बनता तो ये कितना बनेगा, 1 मोलर। 1 से कितना बनता है, ये 1 बनता तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, 1 मोलर। बनेगा कि नहीं बनेगा, इनिशियल 1 मोलर था, ये था 0, ये था 0। अब जैसे ही मैंने नाइट्रिक एसिड को डाला है तो ये पूरा डिसोसिएट कर जाता, जितना था सब टूट जाएगा। तो क्या पानी में हमको ये मिलेगा, HNO3 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। अब अगर मान लो इसका अगर हम निकालना चाहेंगे Ka का वैल्यू, तो बताओ क्या लिख सकते हैं हमको Ka का पता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर में लिखते हैं और NO3 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं हम लोग, HNO3 का कंसंट्रेशन, ठीक है। बताओ तो इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, अगर वैल्यू अगर रखना भी चाहेंगे तो इसका 1 मोलर, इसका 1 मोलर, इसका नीचे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो 1/0 क्या बोलते हैं हम लोग,
इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब इसका जो के का वैल्यू आएगा ना वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। ऐसे तुम बोल सकते हो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं कि जब मान लो इसका 1 मोलर ये 0 अगर आएगा तो इसका के का वैल्यू कितना हो सकता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो तुम एक बात दिमाग में डाल लो, सुनो, अगर के का वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पानी के अंदर में देखो के का जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करता है, H प्लस पे। अगर पानी के अंदर में H प्लस 100% डिसोसिएट कर जाता है तो बताओ, अगर 100% डिसोसिएट कर जाएगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें, होगा क्या? अगर पूरा पूरा डिसोसिएट करता है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। और उसके लिए अगर के का वैल्यू निकालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो कितना आता है, इन्फिनिटी के बराबर। तब मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं कि इसका के का वैल्यू कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे कम आएगा, लेकिन यहाँ पे जिसका स्ट्रॉन्ग का मैंने निकाला तो इन्फिनिटी आ रहा है यहाँ पे, मतलब के का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक बात दिमाग में डाल लो, अगर तुमको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, 4 ऑप्शन में तुमको 4 एसिड का तुमको के का वैल्यू दे देगा, ठीक है, मान लो 4 एसिड का तुमको के का वैल्यू दे देगा, जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए बोल सकते कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट नोट करके यहाँ पे ऐड करना, देखो ये तुमको मिलेगा नहीं, ऐसे समझाने के लिए मैंने बोला है। के का वैल्यू इसका इन्फिनिटी आ रहा है, और जिसका के का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा मतलब समझ सकते हो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा। तो 4 ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है, के का वैल्यू तुमको दे देगा, अब बोलेगा चारों में से स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन होगा, तो जिसका के का वैल्यू ज्यादा होता है वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, वहां पे करेगा कि नहीं करेगा। तो चलो नोट करके पॉइंट लिखो यहाँ पे, इफ के if value of K is larger there that acid will be इसको नोट ए कर सकता है, इसको बी कर सकता है यहाँ पे। चलो हो गया, थोड़ा मूव करते हैं वो, अरे रुको ना, लिखना तुम लोगों को ना, देखो मिटाएंगे नहीं, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको हम, यहाँ तक तो सब लिख ली थी ना।
आए मछली बाजार बंद करो। चलो देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो तो करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो लिखो ना, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। अब देखो तुम लोग को थोड़ा अच्छा से लिखना, देखो हम थोड़ा इधर उधर भी लिख देते हैं। नोट ए करके ये हमारा था, नोट बी करके ये हमारा था। देखो क्या होता है कि ए का वैल्यू 4 एसिड के लिए तुमको दे देगा और तुमको बोलेगा उसमें से अच्छा एसिड कौन है, तो जिसका के का वैल्यू ज्यादा होता है हम समझते हैं वो मेरे लिए बेटर एसिड होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो डिपेंड करता है H+ के कंसंट्रेशन पे, जितना ज्यादा H+ देगा वो उतना अच्छा मेरे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बस इतना याद रखना, इससे क्वेश्चन तुमको करवाते एक तो देखो तो। चलो एक तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम। चलो चेक कर दे इसको, देखो तो इसको अरेंज करना है, सजाना है कि मतलब अच्छा एसिड कौन है। तो देखो इसको देखकर भी हम बता सकते हैं, मतलब क्या होगा बताओ तो इसमें। तो सबसे पहली बात, जिसका के का वैल्यू ज्यादा होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा था 4 वो एसिड दिया रहा है, के का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा एसिड है। अब ऐसे भी अगर पढ़ के देखेंगे हम तो फॉर्मिक एसिड मतलब कार्बन आ गया इसमें, इसमें एसिटिक एसिड मतलब इसमें भी कार्बन है। सबका फॉर्मूला मैंने देखा था ना, एसिटिक एसिड क्या होता है बताओ तो, सिरका जिसको बोलते हैं CH3COOH, हम पढ़ाए थे उस दिन, लिखाए थे, इसका नाम याद करने के लिए। फॉर्मिक एसिड किसको बोलते हैं, HCOH को मिथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCOOH, ठीक है, जो चींटी का डंक में मिलता है फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, इसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। एक मेरे पास क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना,
तो हम पहले ही देख लिए कि HCl मेरे पास अच्छा एसिड है ना, तो HCl तो सबसे आगे जाएगा। अब वैसे भी अगर अरेंज करना चाहेंगे तो बताओ तो इसका K का वैल्यू ये है, इसका K का वैल्यू दिया हुआ है, इसका K का वैल्यू ये है, तो बताओ तो कौन K का वैल्यू बड़ा दिख रहा है, जिसमें पावर माइनस में कम होगा। तो देखो तो 10 के पावर -1 ये बड़ा टर्म है ना, तो बताओ तो यहाँ पे HCl मेरे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका K का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। बताओ इसके बाद किसका नंबर आने वाला है, ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसमें क्या 10 के पावर -4, तो लिख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे HCOOH का नंबर। सबसे लास्ट में कौन आएगा यहाँ पे, एसिटिक एसिड CH3COH का। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अपना ऑर्डर देख चेक कर लेना, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, वहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नोट करो। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अब आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड के लिए हो गया, बेस के लिए बात करेंगे। जैसा कहानी यहाँ पे एसिड के लिए बात किया, सेम कहानी बेस के लिए भी करेंगे हम, ठीक है। तो चलो ऊपर कर रहे हैं इसको हम, फिर K और Kb का प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे हम, पहले एसिड और बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ लेते हैं। चलो ऊपर करें इसको कि ऐड कर दे पेज को। तुम लोग लिखने में कितना कमजोर है, एक बात बताओ तो, सुनो, लिखने में कमजोर कौन होगा? अरे देखो कमजोर कौन होता है, जो इक्विलिब्रियम पे रहता है। कमजोर देखो, जो कमजोर है वो किस पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे, मतलब वो थोड़ा लिखेगा भी, थोड़ा बात भी करेगा, दोनों काम साथ करता हो, है ना। हाँ फिर रिटर्न होगा, तुरंत बात करेगा, फिर रिटर्न होकर क्या करेगा, वो लिखेगा वो, तो वो सब वीक है आदमी है, और जो स्ट्रॉन्ग है क्या में काम कर देगा वो। चलो ऐड करते हैं, आए सब, चलो अच्छा, चलो आप लिखो दूसरा, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, जैसा वहां बात किया था ऐसा बात यहीं पर करेंगे हम। चलो उसी के आगे लिखो आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो लिखे थे हम ना, चलो एक बार और लिख देते हैं। तो तुम नहीं लिखना, हम लिख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, के भी बोलते हैं। तो कोई एक, अब जो बी यहाँ पे जो बेस हुआ, कैसा बेस लेते हैं हम लोग, वीक बेस लेते हैं। कथी बोला, तो उसमें ए दिए थे 100, ये था वहां पे। हाँ तो बी लिखो यहाँ पे, हम भूल जाते, ए बी कहाँ 1 2 लिखते वो भूल जाते हैं। चलो लिखो, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक बेस ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास पता है वीक बेस होता है। इसको एक्वस में डालेंगे तो ये क्या देता है यहाँ पे, NH4 प्लस OH माइनस आयन। पानी में डालो, ये डिसोसिएट करेगा ये। अगर इसका निकालेंगे हम Ke का वैल्यू, तब बोलते हैं क्या, KF/Kb का रेशियो होता है वो बराबर
वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू हाइड्रोनियम OH का आयन। पीछे वाला साहब बीच में क्या कर रहा तुमने? पीछे वाला बीच वाला सब बात कर रहा है। कहते संडे को है ना, संडे को तो छठ है। आए रिकॉर्डिंग चल रहा सांद्रा। अभी से लेकर छठ तक पढ़ना ना घर पे बैठ के। तुम लोग कोनो काम नहीं करती है। तुम जितना बोले उतना पढ़ाएंगे यार, इसलिए शांत रहो।
चलो सुनो तो, शांत रहो। देखो इधर, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होता है कि एक मोल में से कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट कर गया प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो एक मोल में से कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए चला जाता है, एक मोल में से 10 मोल 20 मोल में से नहीं, एक मोल में से कितना जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो एक मोल में से कुछ जाएगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर होगा। तो देखो तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इज डिसोसिएटेड। हाउ मेनी का मतलब कितना नहीं, मतलब 2 मोल 3 मोल नहीं, एक मोल में से ही बात करते हैं हम लोग। यानी क्या बात करेंगे यहाँ पर, लेस देन 1। अब 0.1 जा रहा है कि 0.2 जा रहा है कि 0.5 जा रहा है, वैसे तो लेस देन तो 1 होगा। हमको पता है इसका रेंज होता है 0 से 1 के बीच में होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम लोग तो बातें करते हैं एक मोल में से कितना चला गया, तो एक मोल में से कम में होगा ना, 0.1 से लेकर 0.9 के आसपास होगा ये, ठीक है। मैक्सिमम 1 भी हो सकता है किसी किसी का। सुनो, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इज डिसोसिएटेड। जो नंबर ऑफ मोल होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 नहीं रहेगा तभी तो जाएगा उसमें से। तो कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट कर रहा है फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक मोल ऑफ रिएक्टेंट में से कितना नंबर ऑफ मोल चला गया प्रोडक्ट बनाने के लिए,
ठीक है। उस नंबर ऑफ मोल को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे दिखाते हैं हम? अल्फा से। अब देखो तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास AH कोई एक एसिड है, इस सबसे देखो ऑब्जेक्टिव तुमको बनेगा। देखो मेरे पास ये वीक एसिड है, ठीक है, तो वीक एसिड को अगर ब्रेक करेंगे तो A माइनस में और H प्लस में ब्रेक हुआ। ऐसे ही मान लिया मैंने एक AH, मान लो मेरे पास क्या एक एसिड है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या देगा? H प्लस आयन और A माइनस यहाँ पे देता है, तो ये हमारा एसिड है। सुनो तो अब मैंने बोल दिया क्या, मैंने 1 मोल एसिड लिया। कितना लिया मैंने? 1 मोल एसिड लिया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का साइन समझ लो यहाँ पे क्या, कैसा एसिड होगा? वीक एसिड होगा। कैसा होगा? ये वीक होगा। आए लड़की शांत रहो। अब देखो तो ये 1 मोल है, हमको पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कितना डिसोसिएट करता है? मैक्सिमम कितना डिसोसिएट करता है? 5% डिसोसिएट करता है। तो बताओ तो 1 मोल में से कितना मोल चला जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए? बताओ 1 रुपया का 5% कितना होता है? 1 मोल का 5% कितना होगा? 0.05 होगा। यहाँ पे 1 मोल का 5% कितना होता है बताओ तो? 0.05। मतलब जो 1 मोल में से जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो मैक्सिमम कितना जाता होगा? 0.05, मतलब 5%, ठीक है। अरे 1 मोल में से कितना चला जाता है? 1 मोल का जो 5% होता है वो कितना होता है? 0.05। ये सब ऑब्जेक्टिव में तुमको क्वेश्चन मिलेगा। बोलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 4 ऑप्शन में से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, तब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.05 होगा। ये हमको बता मैक्सिमम डिसोसिएट कितना करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट? 5% ही करता है। तो 1 मोल में से कितना जाएगा? 0.05। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में वो एक 0 से और 1 के बीच में होता था वहां पे ना, 1 भी जाता था, 2 भी जाता था, इस तरीके से। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैक्सिमम 0.05 होगा। अब देखो तो यहाँ पे अगर रेंज का बात करेंगे अल्फा का, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है बताओ तो? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेंज क्या होगा? ये 0.01 से 0.05। अरे मैक्सिमम तो ये है ना हमारा, मैक्सिमम कम भी जा सकता है लेकिन ज्यादा तो जाएगा नहीं उससे। तो रेंज इसका अल्फा का वैल्यू का रेंज ये हो गया हमारा। इसको याद करना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का रेंज 0.01 से 0.05 के बीच में जाएगा। सिमिलरली अगर बात कर लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, क्योंकि हमको पता है 100% डिसोसिएट कर जाता है। तो 1 मोल पूरा चला गया ना। अगर 1 मोल से रिएक्शन का स्टार्ट करेंगे तो इधर बच जाएगा 0, पूरा चल जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जो अल्फा का रेंज होगा स्ट्रॉन्ग के लिए होता है 1 के बराबर। अगर वीक के लिए बात करेंगे तो 0.01 से लेकर 0.05 के बीच में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अगले क्लास में इसे क्वेश्चन भी करेंगे। चलो रहने देते हैं, बात करेंगे क्लास।